फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। विकरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रखा है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ विकास की बात हो रही है। तो यह आपका किसका सिद्धांत है? विकास का अधोगामी, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर दे रखा है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा स्कूल है, ठीक है, वो बच्चों के समाजीकरण की कैसी संस्था है? जहाँ पर प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी एनईपी है वो भी क्या कहती है, ये कि बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो है बात करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, और आपको ऑप्शन दे रखा है औपचारिक परिचालन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं आपकी SPCF, ठीक है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो वस्तु स्थायित्व है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वो किस स्टेज में डेवलप होता है? आपके सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसकी आयु कितनी होती है? 0 से लेकर के 2 वर्ष। इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। आपको एज भी याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी एज भी पूछ लेता है। मूर्त परिचालन यानी कंक्रीट की 7 से 11 वर्ष, और उसके बाद में औपचारिक परिचालन की आपकी 11 एवं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है के संदर्भ में विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें दे रखा है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाएगी? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको कैसी शिक्षा करनी है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रखा है, किस महीने की आयु के बीच में जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मुझे खाना खाना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वाक्य है वो किस महीने में बोलना शुरू कर देते हैं? जब वे 18 से 24 महीने के रहते हैं तब। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी।
गैल्टन के अनुसार बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है, स्टर्न के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सृजनात्मकता को माना जाता है कि अवधारणा से संबंधित है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच, ठीक है। तो देखिए जो हमारी सृजनात्मकता है, ठीक है, यानी जो हमारी क्रिएटिविटी है वो किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, विविध सोच, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपसारी चिंतन नहीं दिया था, यहाँ पर क्या दे रखा है, विविध सोच। जब आप इंग्लिश में देखोगे इसको तो यहाँ पर लिखा रहेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी क्रिएटिव है वो हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके निर्माण नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है आपसे, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, किसके नियमों, ध्वनि संबंधी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर पूछ रखा है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषीय, उद्धृत, ठीक है। तो देखिए जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इसको, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, आपका भाषा निर्धारित। तो यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो सोचने की प्रक्रिया वो किससे प्रभावित हो रही है, भाषा से, ठीक है। तो जो हम किस तरीके की भाषा निर्धारित जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा निर्धारित करे कि हम जो है क्या सोच रहे हैं। घुमा करके क्वेश्चन पूछा है बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दे रखा है आपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो देखिए एक बच्चा यानी कि जो रवि है वो क्या कर रहा है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर जो उपकरण खराब हो गए हैं, ठीक है, उपकरणों के खराबी के कारण की परिकल्पना का जो है परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वो किसका उपयोग कर रहा है यहाँ पर, अनुमानी विधि का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दे रखा है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि का। उसके बाद में दे रखा है द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता, नियामक विधि का। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए वो क्या कर रही है, वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है विभाजित कर ले रही है। तो यानी वो किसका उपयोग कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। विश्लेषण विधि का मतलब ही होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दे रखा है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें क्या आपसे पूछा था, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। तो यह कथन बताइए। तो लैंगिकता क्या है, हमारी सामाजिक अवतरण है। जो हमारा समाज है वो ये निर्धारित करता है कि जो पुरुष हैं वो ऑफिस के काम करेंगे और जो महिलाएं हैं वो घर की में जो है खाना बनाएंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारा समाज है वो हमारे लिंग के आधार पर हमारे कामों को बांट रहा है। तो ये
जो हमारी लैंगिकता हो गई वो कैसी अवतरण है, सामाजिक। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर दे रखा है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण है। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेखन पत्र के अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो देखिए अगर हम बात करें ग्रेड करना, कोडिंग, ठीक है, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली किसके उदाहरण है, ठीक है, ये जो है आपके किसके उदाहरण है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की जो है गणन विधि है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दे रखा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए जो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन होता है वो शिक्षकों का जो है सहायता करता है। इसमें आपसे पूछ रखा है, ऑप्शन दे रखा है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो देखिए ये जो है गलत है आपका। शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, जो कि क्या है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ता की उपलब्धि का जो आकलन है शिक्षकों की सहायता करता है किसमें, कि शिक्षण अधिगम विधि कितनी प्रभावशाली है, किस तरीके से, कितना बच्चों पर वो इफेक्टिव है, ठीक है, बच्चा कितना सीख पाया, तो इसी का जो है मूल्यांकन करता है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो जो समावेशी शिक्षा है, जो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत वो किस पर आधारित है, समता एवं समान अवसर। हमें इक्विटी रखनी है, ठीक है, इक्विटी रखनी है। उसके बाद में सभी को क्या करने हैं, समान अवसर प्रदान करने, सीखने में हमें इक्विटी रखनी है बच्चों में, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति के अनुसार ही सीखेगा। तो इसलिए हमें इक्विटी और सभी को क्या कर देने हैं, हमें सीखने के समान अवसर प्रदान करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछ रखा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष किया गया, मतलब किसमें लागू किया, किस वर्ष में, ठीक है, 1992, 1995, 1999, उसके बाद में दे रखा है 2016। तो अगर हम बात करें दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, जैसे विकलांग शब्द है ना, इसका जो है प्रयोग नहीं करना है। अब क्या करना है, दिव्यांग जन, अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए जो है विकलांगता इस शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, दिव्यांगता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आपका 2016 में, ठीक है। तो आपका इसको याद ही रखना है क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है और आपसे एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। तो 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो देखिए वर्गीकृत करना, सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले ही कट जाएगा। दे रखा है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। विविध यानी बच्ची की जैसी आवश्यकता है हम उसके अनुसार जो है अधिगम सामग्री या फिर उस अधिगम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है हमारा, उस तरीके से जो है हम उसको उपलब्ध करवाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित हो, तो ये भी गलत है। विविध बच्चों को स्वरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित है, तो ये भी गलत है। आपका सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष
वर्ष तक के लिए। तो अगर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेश्चन गलत किए गए थे, उनके द्वारा ऑप्शन क्या टिक किया गया था 6 से 14 वर्ष के लिए, जो कि क्या है आपका गलत। क्यों? क्योंकि देखिए जो निःशुल्क और एवं अनिवार्य जो शिक्षा है वो तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा था दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए जो निःशुल्क और आधिकारिक शिक्षा है वो जो है कितने वर्ष सुनिश्चित करता है? 6 से 18 वर्ष। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आप लगाएंगे 6 से 14 वर्ष, बट यहाँ पर अगर दे दे दिव्यांग बच्चों के लिए तो वो क्या हो जाएगा आपका 6 से 18 वर्ष। ठीक है, 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। 6 से 18 वर्ष जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रखा है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों के शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिकता संरचना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा था आपको? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप के शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने से क्या तात्पर्य? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मकता क्षमताओं ने जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। तो देखिए संशोधन करना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप अपनी जानकारी में ठीक है, सॉरी यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। ठीक है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं ने जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ये किसके अंदर आपका आ जाएगा? संज्ञान बोध के अंदर। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर 21 का जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा के दिया था, तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियात्मक सोच, सृजनात्मकता सोच, उसके बाद में दे रखा है अमूर्त सोच, मूर्त सोच। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से तो इसमें क्या दे रखा है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मूर्त सोच। ठीक है, मूर्त कॉन्क्रीट सोच, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सोच रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका तिरंगा है, ठीक है, तो इसमें तो मैं कलर नहीं यहाँ पर फिलअप कर पाऊँगी। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, तो ये अगर आप इनसे पूछोगे बच्चे में कि इसमें तिरंगे में जो है कौन कौन सा आपका कलर होता है, तो वो क्या बता देगा? नारंगी, सफ़ेद, उसके बाद में हरा। वो कैसे बता रहा है? अपने अनुभव के ही आधार पे तो बता रहा है। क्या किया उसने? तिरंगा को देखा है तभी तो बता रहा है। तो यहाँ पर उसकी कौन सी सोच डेवलप है? मूर्त सोच। ठीक है, वो किसका प्रयोग कर रहा है? मूर्त सोच का। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23 है आपका, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? जहाँ पर अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, वो होता है आपका विभेदी अनुदेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिपालन अधिगम की एक विशिष्ट चरण जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामान्यीकरण। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, जिजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और स्वभाव होते हैं अन्योन्य स्वतंत्र
अंतः संबंधित एकीकृत। तो देखिए अगर जीजोंग यहाँ पर लिख दे तब क्या होता है, जो संज्ञान होता है आपका और जो स्वभाव है, भाव है, ठीक है, इमोशन, ये क्या होता है आपके पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जीजोंग के ही केस में होगा, जब जीजोंग को आपको ना दे तो ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बट जीजोंग एक मनोवैज्ञानिक है आपके, उन्होंने ये कहा था कि जो संज्ञान होते हैं और जो स्वभाव होते हैं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले से सीखी हुई कार्यों में सुधार लाने व शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यह शिक्षकी विधि का प्रयोग कर रहा है, अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक जो है किस विधि का प्रयोग कर रहा है आपके, प्रतिरूपण। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंस और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, चौकस, सतर्क। उसके बाद में आपको दे रखा है निर्वतमान निरंकुश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें तो ये किस व्यवहार को प्रदर्शित करता है, सतर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये देखिए ये मैंस और जेनिस के अनुसार है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ ही लेना है क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये 2018 का आपका क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दे रखा है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त, तार्किक। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा अपने अनुभव के आधार पर जो है किसी बात को अपनी समस्या समाधान सॉल्व करे तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, तार्किक सोच। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करें उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यासकार, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो देखिए जिसमें क्या करता है बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करता है, वो किस प्रकार का आपका कार्य। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ड्रिल और अभ्यास, ये तो आपका किसी भी तरीके से नहीं होगा। निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, तो निर्णय ये भी आपका नहीं होगा। समस्यात्मक प्रकार का कार्य, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। एक ही बचता है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 29 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।